अच्छी जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान उत्पादक संगठन से शक्ति मिल सकती है और ग्रामीण विकास को बल मिल सकता है। जी हां, अब किसान लगातार एफपीओ के माध्यम से संगठित हो रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं। तो कैसे ग्रामीण विकास को एफपीओ और गति दे सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, किसानों तक ये कैसे पहुंच रहे हैं और किसान इनसे कैसे जुड़ रहे हैं, किसान इनका लाभ कैसे ले सकते हैं और कैसे हमारे किसानों की आय इससे बढ़ सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे विचार विमर्श में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आज के जो मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जो कि हमें इसे विस्तार से समझाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है विपुल कुमार श्रीवास्तव जी, आप डेप्यूटी कमिश्नर हैं ऑयल सीड डिवीजन कृषि मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं बीजे ब्रह्मा, जो कि डायरेक्टर हैं एसएफएसी में, कृषि मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा जी। और हमारे तीसरे मेहमान हैं गौरव वत्स, आप सीबीबीओ यानी जो एफपीओ बनाने में मदद करते हैं वो हैं, और आपसे हम समझेंगे कि ग्राउंड लेवल पर यानी जो जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से किसान इससे जुड़ रहे हैं और कहाँ कोई समस्या अगर आ रही है तो उसे कैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि संगठन से शक्ति, जी हाँ, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और जब किसान एकत्रित होते हैं तो योजनाएं जो सरकार की हैं वो बेहतर तरीके से लागू हो पाती हैं, किसानों तक उसका लाभ पहुंच सकता है। और हम अगर अपने देश की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे और मझोले किसान हैं जिनके लिए लागत को घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाजार तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो कैसे एफपीओ इसका समाधान है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल का वाजिब भाव मिलना आसान हो जाता है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां
एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि दरअसल एफपीओ होते क्या है और कितने इसके सदस्य होने चाहिए, सरकार इसको किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, और हमारे प्रधानमंत्री का भी जो सपना है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो, डबल हो, तो उसमें एफपीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, संगठन की शक्ति। तो जब किसान एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो और ज़्यादा जो लाभ है उन तक पहुँच सकेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारा आज का विषय ही है कि किसान उत्पादक संगठन से शक्ति, तो ये किस तरह की शक्ति है जो किसानों को मिलेगी? क्योंकि किसान तो पहले ही बहुत मेहनती होता है, और अगर उसे कुछ पता चल जाता है कि अगर इस तरह से खेती करेगा तो उसे ज़्यादा लाभ होगा, तो उसे अपनाने में भी वो नहीं हिचकता है। तो ये जो संगठन की शक्ति की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे समझें? सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं क्या है। समस्याएं जो हैं उनको ध्यान में रख करके एफपीओ का स्कीम जो है सो भारत सरकार ने 2011-12 में पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया था। किसानों, जो भारत देश की समस्या है सबसे बड़ी कि हमारा स्मॉल होल्डिंग है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है सो 1 हेक्टेयर से कम का है। तो उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके छोटे किस्म के जो लैंड के साइज हैं, उसके कारण उनका मैकेनाइजेशन, उसके लिए जो ज़रूरतमंद इनपुट्स हैं जैसे बीज है, खाद है, और जो है सो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसके क्वालिटी इनपुट्स जो है उसको कम कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो उनको अच्छे किस्म की जो है सो इनपुट्स मिले, और उनको उस वर्तमान में नए टेक्नोलॉजी का समर्थन मिले, और उत्पाद करने के बाद उनके उत्पाद का अच्छा कीमत मिले, और आवश्यकता पड़ने पर उनके उत्पाद का वैल्यू एडिशन किया जा सके। तो इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रख करके एफपीओ का जो है सो स्कीम का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि छोटे किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो इनपुट कॉस्ट है उससे कैसे घटाएं, गुणवत्ता युक्त उन्हें सामग्री कैसे प्राप्त हो। तो एफपीओ इसका एक अच्छा समाधान है। किस तरीके से काम करता है इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं ब्रह्मा जी आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम संगठित होने की बात कर रहे हैं, लेकिन गाँव में तो अपना ही एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, सामाजिक ताना बाना, और किसान मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो ये जो एक एफपीओ हम बात कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था? इसमें एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि आज का जो किसान है वो कैसा कंडीशन में हमारे भारतवर्ष में, अगर देखा जाए तो पहले के किसान जो है अमीर हुआ करता था और उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा हुआ करता था। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि अभी ज़मीन घट गया है। जैसे जैसे हमारे परिवार बढ़ता गया पूरा देश में, वैसे वैसे किसानों का जो ज़मीन है वो भी बढ़ता गया परिवारों में। तो इसी करके क्या है कि ज़मीन का जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो गया। अभी लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास है। 86% जो हमारे किसान है पूरे देश में, तो उनका जो है स्मॉल एंड मार्जिनल्स, जिसको हम लोग छोटे किसान और सीमांत किसान कहते हैं, तो इस तरह किसान का जो है उनका कुछ एक तरह का प्लानिंग करने के लिए हमने ये एफपीओ के जो कॉन्सेप्ट है वो 2011-12 से शुरू किया गया था। और इसमें क्या है कि एसएफईसी को सबसे पहले 250 एफपीओ बनाने का प्रावधान रखा गया था 2 प्रोग्राम के माध्यम से। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें ये जो छोटे छोटे किसान हैं इनका जो पैदावार छोटा छोटा हो गया, तो इसीलिए लोग बाज़ार में इसको बेचने के लिए जाने के लिए उनको बहुत दिक्कत होने लग गया अभी। तो इसी करके हम लोग इनको इकट्ठा करके एक साथ एग्रीगेशन करके इनका जो पैदावार है उसको मार्केट कराने में मदद करने के लिए एफपीओ का कॉन्सेप्ट हमने अभी ढूंढा है। और ये जो धारणा 2011-12 से जब शुरू किया गया, तो अभी तक का जो सफ़र है अभी लगभग अब 9-10 साल हो गया है। तो अभी ये एक सोशल चेंजिंग की प्रक्रिया है, तो इसको अभी आने वाला टाइम में और भी
काफ़ी समय लगेगा हमें, लेकिन ये 9-10 वर्ष में हमने देखा है कि काफ़ी सारे छोटे किसान जो इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है। तो इनका जो मेन एक सिस्टम बनाना है किसानों के बीच में, अभी क्या है कि हमारे देश में एक इंडिविजुअल किसान का एक अपना अपना सिस्टम होता है, जो मतलब कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है। अगर किसी चीज़ को ग्रो करना है, किसी का मार्केट के मुताबिक अगर हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो किसानों के मतलब समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली बाजार का डिमांड क्या है, हमें उसको किस तरह से पैदावार करना है और उसको क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो FPO का जो कॉन्सेप्ट है तैयार किया, ताकि एक ही ग्रुप में किसानों को रख के उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सके और पैदावार जो चीज़ मार्केट में डिमांड है उसको हम लोग मार्केट में दिला सके। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट का भी हमने ढाला है। और इसी वजह से जैसे इन्होंने कहा कि अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, तो इसमें जो इनको जो इनपुट्स का जरूरत है, जैसे बीज का, खाद का या और दूसरे चीज़ों का जो जरूरत पड़ता है, तो FPO के माध्यम से ये लोग इकट्ठा होके ये इन चीज़ों को अगर कंपनी से खरीदे तो उसका मात्रा काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। तो इसी करके इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और उसी में अगर बचत करेंगे तो जो कल्टीवेशन के बाद जो पैदावार होगा उसमें उनको ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। और इसके उपरांत भी जब ये लोग बाजार में जाएंगे, उनको क्या है कि एक बार्गेनिंग पावर मिलता है, अपने मूल भाव करने के लिए एक उनको चांस मिलता है कि जो भी व्यापारी पहले आता था एक अकेला किसान से जो सामान अपने भाव में लेके जाता था, लेकिन अभी क्या है कि जब एक किसान एक साथ हो जाएंगे तो किसानों का जो मात्रा भी बढ़ जाएगा, तो उसमें मूल भाव करने में इनको बहुत मदद मिलता है। जी जी बिल्कुल। गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी यही है कि ऐसे FPOs बनाया जाए, किसानों को इससे जोड़ा जाए। तो ज़मीनी तौर पर आप क्या देखते हैं कि जो किसान है उसका रुझान किस तरह से इस दिशा में है? क्योंकि किसान ठीक है, जो अगर नई चीज़ होती है उसे पता चलता है कि इससे उसे लाभ मिलेगा, उसे अपनाने के लिए आतुर तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आशंका भी रहती है। तो ग्राउंड लेवल पर आप क्या स्थिति देखते हैं? जी अंजू जी, जैसा विपुल जी ने बताया और ब्रह्मा जी ने बताया कि ये फार्मर को स्वावलंबी बनाने की बहुत ही महत्वाकांक्षा एक योजना सरकार ने शुरू की है, जिसमें जो किसान हैं उनको आज की तारीख में, जैसे हम लोग इन्होंने बताया 2010-12 में इन्होंने ये 10-11 में ये स्कीम स्टार्ट किया था, तो अब अलग अलग स्टेट्स में एक अलग अलग तरीके के उसमें ये पहुंची हुई है स्कीम, जिसमें जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जहाँ पे ये बहुत ही एडवांस स्टेज में है। और कुछ नए एरियाज़ हैं, धीरे धीरे जैसे सरकार पहुंच बना रही है कि कश्मीर में स्टार्ट किया FPO को बनाना, जम्मू में स्टार्ट किया, वहाँ के लिए तो नया था अपने आप में अभी भी। हाँ जी। तो ये करीब 10 साल से भारत सरकार इस तरीके के प्रयास कर रही है। तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ये एडवांस स्टेज में है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा सक्सेस स्टोरी देखने को आ रहा है। हम लोगों का छोटे छोटे किसान हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। लेकिन जो चैलेंज आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, वो उन एरिया से आ रहा है जहाँ पे अभी तक जहाँ के लिए ये स्कीम नया है। कश्मीर के अंदर जहाँ पे यहाँ पे भारत सरकार की योजना इस प्रकार है कि किसानों को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा। ये टोटल स्कीम डिसइंटरमीडिएशन की है, जो व्यापारी के ऊपर उनकी आश्रयता है उसको खत्म करने के लिए, कि किसानों को संगठित करके उनका व्यापार में सहयोग बनाया जाए, वैल्यू चेन सिस्टम में उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। ये उस तरीके का प्रयास है जहां पे किसान को भी इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनको इसमें योगदान देना होता है, श्रम का योगदान देना पड़ेगा, और वो लोग अपना इक्विटी इकट्ठा करके पैसा डाल के एक कंपनी का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके की जो योजनाएं होती है, इसमें बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है, जिसमें थोड़ा इनिशियल लेवल पे मोबिलाइजेशन में और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में थोड़ा चैलेंज आता है ग्राउंड पे। लेकिन धीरे धीरे जहां ये पिक किया है महाराष्ट्र, कर्नाटक या हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स में, तो उसी तर्ज के ऊपर ये धीरे धीरे भारत सरकार दूसरे एरियाज में भी इसको बढ़ाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो कुछ जगह आप बता रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं, यानी सफल किसान भी हैं जिन्होंने लाभ उठाया है इस तरह के FPO से संगठित होकर। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो किसान उत्पादक संगठन की हम शक्ति की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सरल भाषा में समझाएं, क्योंकि अभी भी भले ही इसको काफ़ी समय हो गया है, लेकिन बहुत सारे किसानों के लिए अभी भी एक पहेली है कि दरअसल ये है क्या। कहते हैं कि कंपनी बनाई जाएगी, इक्विटी होगी, वो स्टेक होल्डर होंगे, तो मतलब ये सब जो शब्द हैं, भाषा जो है, किसानों को थोड़ा लगता है कि ये पता नहीं क्या है, मतलब हम कैसे कंपनी बना सकते हैं, हम कैसे कंपनी चला सकते हैं। तो किस तरीके से कंपनी ये बनाई जाएगी और क्या है दरअसल ये? आपने सही प्रश्न पूछा है। जमीनी स्तर पर किसानों के पास इस तरह के संसाधनों का अभाव रहता है।
तो इन किसानों को इस तरह की जो सुविधा मिल सके, इसके लिए जो है सो संस्थागत व्यवस्था की गई है। संस्थागत व्यवस्था में जो नोडल एजेंसी है, जैसे आपके बीच में ब्रह्मा जी हैं जो SFAC से हैं, सो भारत सरकार ने इनको जो है सो एक इस तरह का प्रावधान दिया है कि आप इनके माध्यम से ये CBO जो अभी गौरव जी आपके बीच में हैं, गौरव जी और हमारे भारत सरकार के बीच में एक लिंक का सामंजस्य का कार्य करेंगे। गौरव जी ठीक उसी तरीके से गौरव जी का भी कार्य है कि जो है भारत सरकार ने इस FPO बनाने के लिए कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट्स दोनों के अंदर ये प्रावधान रखा है। और चूंकि किसान कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट से वाकिफ नहीं है, तो इसीलिए CBBO स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट इस स्कीम के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। और गौरव जी जो CBBO को नेतृत्व करते हैं, उनका ये कार्य होता है कि कंपनी एक्ट के तहत और कोऑपरेटिव एक्ट्स के तहत जो है सो संगठन का निर्माण करे। और संगठन जो है सो किसान का संगठन है। ये संगठन किसी व्यापारियों का संगठन नहीं है, ये किसान का संगठन है और किसान ही इसके सदस्य होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि फार्मर्स ओन्ड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसका बेसिक थीम यही है, फार्मर्स ओन्ड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर्स इसके सदस्य होते हैं, वही उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उत्पाद करते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और तमाम इनपुट्स की जो ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ जो समस्याएं आती हैं, रोग का है या और भी मार्केटिंग का है, वैल्यू एडिशंस का है, तो इसी के लिए CBBO स्ट्रक्चर्स का इसमें प्रावधान रखा गया है। जी जी, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये किसान इकट्ठा होते हैं और कंपनी एक्ट के तहत आपने बताया इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी अपने आप में ही जो 300 किसान जो आपने बताया कि होने चाहिए, वो एक अपने आप में कंपनी बन जाती है। मैं बीच में आपको इसमें थोड़ा सा बतलाना चाहता हूँ। जो गांव का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि काफ़ी छोटे पॉपुलेशंस के हैं, बहुत सारे गांव बहुत बड़े पॉपुलेशन वाले हैं। तो एक मिनिमम संख्या जो है सो जमीन जो मैदानी इलाका है उसमें जो है सो 300 फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन से एक FPO का निर्माण होगा। उसी तरह से हिली स्टेशन पर 100 का है। लेकिन सामान्यतः जो बड़े गांव हैं वहाँ पर 500 से लेकर के 1000 किसानों का ये संगठन बन रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जितने ज़्यादा किसान उसमें जुड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये जो है सो शक्तिशाली संगठन बन रहा है। एक बात। दूसरा बात है कि ये बनाने की प्रक्रिया जो है सो 3-4 चरणों में है। पहला चरण जो है सो मोबिलाइजेशन का है, फॉर्मेशन का है, कि फर्स्ट ईयर में जो है ये 3 से 5 साल के अंदर इस संस्था को इस तरह से खड़ा कर दिया जाए कि बाद में ये स्वयं जो है सो एक इंडस्ट्री के रूप में, एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रुप के रूप में, कंपनी के रूप में ये कार्य कर सके। तो पहला ईयर, पहले, दूसरे और तीसरे ईयर्स में क्या है कि पहले ईयर में मोबिलाइजेशन में बेसलाइन सर्वे और इस तरह से फार्मर्स को इकट्ठा करना, दूसरे बार मेंबरशिप बनाना और फंड का कलेक्शंस करना, तीसरे में बिजनेस डेवलपमेंट करना, चौथे में उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रक्चर बना देना। और इस तरह से 3 से 5 साल में ये संस्था जो है सो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके बाद जो है सो ये स्वयं अपने प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करेंगे, खेती करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग करेंगे। जी बिल्कुल। मैं ब्रह्मा जी आपसे समझना चाहूँगी, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि इसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। जो मैदानी इलाके हैं, ख़ासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों की हम बात करें, वहाँ पर कम से कम 300 ऐसे सदस्य होने चाहिए। और ये कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में जैसे बता रहे, मतलब दरअसल ये किसानों का एक संगठन, क्या एक कंपनी ही बन जाएगी, आगे उसी तरह से इसमें कार्य करेंगे। तो जिस रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं या फिर सदस्य बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या यह कोई भी बन सकता है, कोई भी किसान, या फिर उसकी भी कोई पात्रता है? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा जो श्रीवास्तव जी ने कहा है। एक्चुअली जो किसान लोग, भाई लोग अभी जो देख रहा है प्रोग्राम, इनको पता होना चाहिए कि FPO का गठित कैसा होता है, FPO का फॉर्मेशन कैसा होता है, शुरुआत से कैसा होता है, ताकि इनको समझ में आया कि FPO बनाने के बाद क्या प्रक्रिया में चलता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एक FPO बनाने का जो प्रावधान है, एक्चुअली छोटे छोटे किसानों के ग्रुप पहले हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग FIG कहते हैं। FIG का मतलब फार्मर्स इंटरेस्टेड ग्रुप। जो किसान इंटरेस्टेड है FPO बनाने में, तो 15 से 20 किसान हम लोग गांव से लेते हैं और
ऐसे किसानों को पहले हम लोग समझाते हैं, जैसे हमारे CBBO हो गया, गौरव साहब हो गए, CBBO के माध्यम से हम लोग उनके पास LRP होता है, लोकल रिसोर्स पर्सन, लोकल से ही रखा जाता है कोई पर्सन को, और वो लोग गांव में जाके किसानों के साथ पहले बातचीत करते हैं और FPO का क्या रोल है, FPO किस तरह से कार्य करेगी, तो इस तरह से उनको पहले समझाया जाता है। तो इस तरह से 15 से 20 किसान एक गांव से हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इस तरह से अगर देखा जाए तो 50 गांव भी इकट्ठा करें तो तकरीबन 750 किसान हो जाएंगे, 1000 किसान हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले ये प्रावधान, ये फॉर्मेशन मोबिलाइजेशंस में आता है। उससे पहले हम लोग अभी का प्रावधान में हम लोग क्या करते हैं कि अगर FPO को रजिस्ट्रेशन करना है कानूनी प्रक्रिया में, उसको लीगल एंटिटी बनाना है, तो 10 मेंबर अगर हमारे पास आ जाता है, 10 किसान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिला के 10 किसान अगर आ जाते हैं, तुरंत हम लोग उसको ROC में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का मेन मकसद क्या है कि अगर कोई कंपनी बन जाता है तब किसान लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि कोई एक कंपनी बन गया तो उसमें हमें जुड़ना चाहिए। अगर हम लोग सोचेंगे कि 700-800 किसान को पहले समझाएंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या होता है, कहीं ना कहीं देरी हो जाता है FPO बनाने में। तो ये एक्चुअली ये FPO बनाने का मेन प्रावधान क्या होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद किसानों को समझाओ कि ये कंपनी जो है आप लोगों का अपना कंपनी है, ये बन गया है, और इसका मकसद है कि आप लोग का जो पैदावार है उसको इकट्ठा करके बाजार में बेचना है, और जो भी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स वगैरह होगा कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए इसको लागू करना है, ताकि उनका जो मेंबर्स होंगे उनको मेंबर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिले मशीनरीज के थ्रू। उसके अलावा इनपुट्स के बाद हमने कहा है बीज एक साथ में खरीदना है, फर्टिलाइजर, खाद, ये सब एक साथ में खरीदना है। इसके अलावा आपने जो कहा है कि रजिस्ट्रेशन जी, तो इसमें क्या है कि छोटे किसान जुड़ सकता है, बड़े किसान भी जुड़ सकता है, सीमांत किसान भी जुड़ सकता है, साथ साथ जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान के लिए भी जो ठेके पर काम करता है। ज़्यादातर देखा जाता है खेती बाड़ी करने के टाइम में जो मालिक है, ज़मीन का जो मालिक है, वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, ठेके करके उनको काम दे देता है आदि में, जिसको आदि सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो उस तरह का किसानों को भी इस संगठन में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, मेंबरशिप बनने के लिए प्रावधान रखा गया है। तो जो भी किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ा हुआ है, किसी भी हालत में, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, या तो सीमांत किसान हो, या तो आपका भूमिहीन किसान हो, ये सब किसान इसमें जुड़ने का प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि वो किसान जो कह सकते हैं खेतिहर मजदूर हैं, बटाई पर उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गौरव जी, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि उनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो वो अपने आप को किसान कैसे प्रूव करें, और क्योंकि मालिकाना हक तो किसी और का है ज़मीन पर, और वो तो सिर्फ बटाई पर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में FPO के माध्यम से उसे भी लाभ मिल सके, वो भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए किस तरह का प्रावधान है? ये जो आपने प्रश्न किया, ये काफ़ी स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग लगा था कि जब हम लोगों को लैंडलेस या भूमिहीन किसानों को इसमें सम्मिलित करना होता है, लेकिन इसके भी प्रावधान है। अभी जैसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए FPO को अप्लाई करते हैं, तो इसमें हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे एक फार्मर को फार्मर का प्रूफ होने के लिए 7/12 का या जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं उस तरीके के वहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनके लिए वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो हम लोग वो जो वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो हमको इसमें हेल्प करते हैं। वो हमको ऐसे फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं लेकिन ज़मीन उनके नाम से नहीं है, उसके लिए वो प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट बना के मुहैया कराते हैं, जिसको हम लोग MCA पे देते हैं। तो इस प्रकार से जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनकी सहभागिता होती है ये FPO के अंदर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। वो किसान जो कि अभी हमें सुन रहे हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो FPO का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, किसान उत्पादक संगठन से वो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, बातें अभी गौरव जी ने बताई। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितने FPO बन चुके हैं। और एक और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जिस तरीके से अभी बिल्कुल संगठित नहीं है और कोई किसान कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, तो एक पूरी तरह से मार्केट नहीं बन पाती है, उसे उस तरह का बाजार नहीं मिल पाता है। तो क्या FPO को इससे जोड़कर और अधिक इसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्या इस पर भी काम हो रहा है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें आप विचार विमर्श।
के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन से शक्ति के बारे में। जी हाँ, ये वो शक्ति है जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ये वो शक्ति है जिससे हमारे गांव की और नींव मजबूत हो सकेगी। ये वो शक्ति है जिससे हमारा किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आत्मविश्वास भी महसूस कर सकेगा। तो चलिए आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, आपने बताया कि किस तरीके से ये एफपीओ बन रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो जिस एक कंपनी की तरह हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से किसान आगे आ सकते हैं और साथ ही जो सरकार की तरफ से जो नोडल एजेंसी हैं, इन दोनों के समागम से कैसे आगे बढ़ा जाता है? जो प्रश्न है आपका ये बिल्कुल सही है। इसमें मैंने आपका एफपीओ फॉर्मेशन से पहले ही समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित किया था। तो समस्याएं जो हैं उसका इसके अंदर समाधान है, इस एफपीओ के अंदर, और इसी से किसान को शक्ति मिलती है। किसानों को एग्रीगेट करना, एक साथ लाना, एक साथ उत्पादन करना, कम लागत पर उत्पादन करना और कम लागत से उत्पादन करके उससे आय को दुगुना करना, ये दो महत्वाकांक्षी जो है सो व्यवस्था है, ऑब्जेक्टिव है, जिसको इसके थ्रू अचीव करने का मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है। अब कम लागत कैसे आएगा? एफपीओ जब फॉर्मेशन हो जाता है, इनिशियली जो फॉर्मेशन का है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है, तो उसमें जो मेंबर्स जैसे आ गए, तो अगर मान लीजिए 600 मेंबर आ गए तो 600 हेक्टेयर हो गया। अब 600 हेक्टेयर के लिए जितने बीज की आवश्यकता है, जितने खाद की आवश्यकता है, जितने इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता है, पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, या अन्य कोई इनपुट स्प्रेयर मशीन की आवश्यकता है, तो इस तरह की सारी व्यवस्था उस एफपीओ को सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए वो उसमें जो है सो वो होलसेल रेट पर जो है सो वो परचेज कर लेते हैं सीड, वो पेस्टिसाइड परचेज कर लेते हैं और वही पेस्टिसाइड को अपने किसानों के बीच में वितरण कर देते हैं। तो वो जो वितरित है उसका एक अच्छा परिणाम ये आता है कि वो क्वालिटी इनपुट मिलता है। दूसरे बात, जो आउटपुट आता है वो आइडेंटिकल आता है, तो आइडेंटिकल आने से उसकी मार्केटिंग करने में उस काफ़ी सुविधा होती है और बाजार में उसका जो है सो उचित मूल्य जो है सो किसानों को मिल पाता है। तो बिल्कुल, अभी श्रीवास्तव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अब मैं ब्रह्मा जी आपसे समझना चाहूंगी कि ठीक है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर भूमि के किसान है, इकट्ठे हो गए, 500-600 किसान ऐसे इकट्ठे हो गए और बीज भी थोक में खरीद ले जाएंगे, पेस्टिसाइड्स भी खरीद ले जाएंगे, और हम जैसे कह रहे हैं कि जो उत्पाद है वो भी बेचने के लिए इकट्ठे जाएंगे, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी होगी। लेकिन इतने सारे किसान एक संगठन में, इसका संचालन किस प्रकार होगा? अच्छा, इसमें हमने अभी बताया नहीं। इसमें क्या है कि जब एफपीओ बनेगा, इसमें 10 से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और इसमें एक सीईओ होता है। सीईओ का प्रावधान हमने बनाया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि पूरा इसका एफपीओ का जो प्रोग्राम है, बिजनेस है, इन चीज़ों को देखने के लिए एक उसका सीईओ होगा और उसके साथ एक अकाउंटेंट भी होगा और साथ ही साथ में 10 से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जिनमें से महिला भी शामिल है। तो इसमें जब डिसीजन लेना होगा किसी चीज़ के ऊपर पे, तो सीईओ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिसीजन लेंगे कि कौन सा फसल को हम लोग इस बार लगाना है या कौन सा फसल जो है हमने मार्केटिंग करना है। एफपीओ को आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, एफपीओ जो है सिर्फ पैदा करने के लिए नहीं, किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए सक्षम है जो एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। एफपीओ बनाने का मतलब है कि एक कंपनी बन गया, उसी के साथ साथ जो जो प्रावधान इसके अंदर में आता है वो सारा बिजनेस ये कर सकता है। मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर हमारे एफपीओस में अगर कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है, हमारे गाँव क्षेत्र में भी देखा जाता है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहते हैं, एग्रीकल्चर पास करके आए हैं, उनको जॉब नहीं मिला है, तो उस तरह से जो एक्सपर्ट होते हैं उनके एक्सपर्ट के जरिए भी हम लोग ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं। दूसरा
से ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दे सकते हैं हमारे इस एनी एक्सपर्ट के थ्रू, वो उसके माध्यम से फिर एफपीओ को जो इनकम भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास एफपीओ में लेबर्स भी होंगे, जो किसान लोग लेबर का काम करेंगे उनके लिए लेबर सपोर्ट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लेबर का भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। फिर शॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स हम लोग कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं, कलेक्शन सेंटर में हम लोग उसमें शॉर्टिंग ग्रेडिंग कराने का प्रावधान रख सकता है। जो मेंबर्स है उनका भी उत्पादन को उसमें हम लोग शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके क्वालिटी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ में जो मेंबर्स नहीं है उनको भी प्रावधान हम लोग करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी कस्टम हायरिंग सेंटर की बात हो रहा था। कस्टम हायरिंग सेंटर दरअसल है क्या? कस्टम हायरिंग सेंटर जो है एक तरह का हम लोग मशीनरीज का ये सेंटर बनाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर होंगे, कृषि जो औजार हैं, औजार वगैरह है, ट्रैक्टर्स होंगे, उसके बाद पावर टिलर होंगे। तो ये जो ट्रैक्टर हम लोग हर एक किसान को हल बाने के लिए उनको या तो गाय की ज़रूरत है या तो ट्रैक्टर की मशीन की ज़रूरत है। तो जिनके पास गाय नहीं है तो उनको ट्रैक्टर हम लोग उनको हायरिंग दे सकते हैं। अगर प्राइवेट में कोई 1000 रुपये में 1 घंटे के लिए ट्रैक्टर देता है, तो अगर हमारे पास एफपीओस का अपना ट्रैक्टर होंगे जो सब्सिडी में सरकार देती है, अगर अपने ट्रैक्टर होंगे तो उसको 800 रुपये में 700 रुपये में 1 घंटे के हिसाब से हम लोग मेंबर को दे सकते हैं। इस तरह से जो भी आए होंगे एफपीओ का, वो एफपीओ के माध्यम से किसानों को शेयर बेसिस पे आगे आने वाला टाइम में वो फायदा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये काम भी टेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग वेयर हाउस स्टोरेज का कर सकते हैं। गोडाउन, एक एक किसान के पास गोडाउन का फैसिलिटी नहीं होता है। वो लोग जब मार्केट में सामान ले जाता है तो वहाँ पे सामान रखने के लिए प्रावधान नहीं है, अगर नहीं बेच पाता है। तो इस तरह से वेयर हाउस का भी प्रावधान एफपीओ कर सकते हैं। तो एफपीओ के माध्यम से हम लोग सरकारी जितना भी स्कीम्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है, एक एक किसान को जहां पहले दिया गया था, अभी हम लोग प्रावधान कर रहे हैं कि एफपीओ के माध्यम से भी, क्योंकि एक एफपीओ के जरिए 100, 200, 400, 500, 1000 किसान जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, यानी कुल मिला के ये है कि जो अंतिम व्यक्ति है जिसके लिए योजना बनी उस तक पहुंचे, तो ये जो एफपीओ है वो कह सकते हैं जहां योजना बनी और जहां तक पहुंचनी चाहिए उसके बीच का ये रास्ता और सुगम कर देता है, आसान कर देता है, बाधाएं जो हैं उन्हें दूर करता है। गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो किसान अभी हमें देख रहे हैं और हमें मालूम है बहुत सारे किसान ये भी सोच रहे होंगे कि वो अपने स्तर पर भी इसकी शुरुआत करें और ऐसे एफपीओ से वो जुड़े, तो पहली सीढ़ी क्या है? मतलब आप तो किसानों तक जाते हैं, आप समझाते हैं कि भैया हम ये एफपीओ बन रहे हैं, आप इससे जुड़िए, सरकार की तरफ से मदद मिलेगी और ऐसे संगठन बनेंगे। लेकिन जो किसान जो है ये भी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा किताबी भाषा भी नहीं समझते कि कंपनी एक्ट और ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते वो, लेकिन वो जुड़ना चाहता है, वो विकास करना चाहता है, तो क्या करे वो? अंजू जी, जैसा विपुल जी ने एक्सप्लेन किया कि जो प्रॉब्लम है उसी में समाधान है। जब हम फार्मर्स को अप्रोच करते हैं तो हम उनके पेन पॉइंट्स की बात करते हैं, और ये एक बहुआयामी योजना है, मल्टी डायमेंशनल स्कीम है, जहाँ पे उनको एंगेज करने से लेके और एक गठित करके एफपीओ बनाने के बाद में बिजनेस कराने तक हम लोग उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है, हैंड होल्डिंग यानी आप साथ देते हैं उसका साथ देते हैं। जैसे पहले जो स्कीम थी भारत सरकार की वो 3 साल के लिए थी, मान्य थी। अभी ये जो हैंड होल्डिंग का जो इसका मैकेनिज्म है वो 5 साल के लिए है। तो जो उसका जो पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं कि उसको खाद बीज मिलने में दिक्कत है, टाइम से मिलने में दिक्कत है, उसको ठीक टाइम पे उचित मूल्य पे इनपुट नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को उसको समाधान इसका हम लोग बताते हुए और इस तरीके के रिसोर्सेज की व्यवस्था सरकार ने की है कि वहाँ पे जैसा कंपनी बनाने के लिए स्टार्टिंग से ही आपको फाइनेंशियल नीड्स हैं कंपनी को खड़ा करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको ज़रूरत लगेगी जहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर करानी है। तो ये सब व्यवस्था जो है ये सरकार की तरफ से, जहाँ पे सरकार एफपीओ के लिए पैसा देती है कि एफपीओ जो इसको कंपनी बनाने में जो खर्चा आता है वो उसका वहन सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए यहाँ पे आपको जैसा ब्रह्मा जी बता रहे थे कि वहाँ पे सीईओ होता है या लोकल रिसोर्स पर्सन होता है। तो इस तरीके की जो एचआर की रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। वहाँ पे ऑफिस खोलना है, उसका किसी तरीके का इंफ्रा वहाँ बनाना है, तो इस स्कीम के तहत किसान को ऑफिस खोल के दिया जाता है। ऑफिस को चलाने के लिए जिस तरीके की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है उसको, फार्मर को। उसको फिर साथ में एक्सटेंशन का एक कंपोनेंट रहता है कि 3 साल का, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ पे उसको उत्पाद हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के कि किस तरीके से वो अपना उत्पाद का क्वालिटी बढ़ा सकता है, उत्पादन बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से फार्मर को एंगेज किया जाता है और हर लेवल पे सरकार के द्वारा
उसकी जो भी नीड है वो गौरव उसको जी, प्रोवाइड एक बात बताएं, जैसे कि आपने बताया कि सहयोग किया जाता है सरकार की तरफ से, हैंड होल्डिंग जैसे आपने इस्तेमाल किया शब्द, और ये पहले 3 साल से 5 साल कर दिया गया। लेकिन एक ये भी ग्राउंड लेवल चुनौती ये होती है कि किसान इकट्ठे तो हुए, और आपने बताया कि 300, 500, 400 किसान जो भी इकट्ठे हो जाए, अपने आप में संगठन बन जाए, लेकिन किसी भी योजना का या फिर किसी भी विचार का एक जो जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब उसको एक कह सकते हैं पूरी तरीके से पकने का जो समय होता है वो लंबा समय होता है। तो इतने समय तक किसानों को जोड़े रखना, उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि 1-2 दिन में तो उन्हें भी फायदा नहीं दिखाई देगा, चाहे वो इनपुट कॉस्ट हो या फिर उनके प्रोड्यूस का सही दाम मिलना हो, तो इसे कैसे आप सस्टेन करते हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती रहती है? जैसा आपने बताया कि इसका जेस्टेशन पीरियड रहता है किसी भी स्कीम का, तो लाइकवाइज जैसे मैंने बताया कि पहला 3 साल भारत सरकार की सोच के हिसाब से 3 साल में ये सस्टेनेबल बनना चाहिए था, लेकिन जो फर्स्ट फेज की लर्निंग थी उसमें ऐसा पाया कि ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। कहीं पे फार्मर्स बहुत एडवांस स्टेज में है, उनको एक्सेस है, रिसोर्सफुल है, वहाँ पे ये 3 साल में कामयाब हो जाती है, सेकेंड ईयर से कामयाब हो जाती है। बहुत सारे रिमोट रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे रिसोर्स का थोड़ा कमी रहता है, तो वहाँ पे एक जेस्टेशन पीरियड, जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि कम से कम 5 साल तक उनका सहयोग किया जाएगा, और उसके हिसाब से जो आपने इसको बात किया कि किस तरीके से उनको बांध के रखा जाता है, तो स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंटूर्स हैं प्रोजेक्ट के, कि हमको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए उनको एक्सटेंशन का सपोर्ट दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशंस लगवा रहे हैं, उनको इनपुट दिलाना शुरू करते हैं एज ए CBB ऑन ग्राउंड, कि फार्मर का पेन पॉइंट है, क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की जब हम लोग उनको सुविधाएं मुहैया कराना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है, और फिर जैसा जैसा वैल्यू प्रोपोजिशन इवॉल्व होती जाती है 3 साल 5 साल के अंदर, एक आप उसको प्राइस रियलाइजेशन बेटर करा पाते हैं। छोटा सा केस स्टडी में मेंशन करता हूँ कि कश्मीर के लिए कॉन्सेप्ट नया है। अभी कश्मीर में फार्मर जो एक रेगुलर वैल्यू चेन सिस्टम था कि मंडी में जाना, मंडी से आगे ट्रेडर का उसका इन्वॉल्वमेंट, तो फार्मर की सहभागिता केवल वहीं तक सीमित थी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कुपवारा में FPO है जो अभी वॉलनट सीधा चंडीगढ़ में और दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं। इससे बिचौलिए भी घटेंगे, बिचौलिए घट गए इसमें। जैसे अगर बहुत सारे न्यू एंट्रेंट हैं, आपका यहाँ पे मैं स्टार्टअप भी देख रहा था, तो बहुत सारे नए प्लेयर आ गए मार्केट के अंदर। अब जो स्टार्टअप है, क्योंकि वर्जिन मार्केट नहीं है ये जो एग्रीकल्चर की है, वहाँ पे आप रेगुलर मंडी में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा उसको कुछ निकालने का, तो नए प्लेयर बायर साइड में भी है, और ये जो FPO है ये सप्लायर साइड में है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं, या बाहर से कंपनी है, वॉलमार्ट है, या इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीधा फार्मर के साथ में FPO के साथ में काम करना चाहेंगी। तो ये FPO को भारत सरकार ने एम्पावर किया कि वो लोग अब इतने सक्षम है कि बारामूला से सीधा एप्पल स्टार्टअप को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके की बड़ी कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ कामयाब कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरी, जिनके बारे में गौरव जी बता रहे हैं। श्रीवास्तव जी, अब एक बात ये बताइए कि जो किसान है वो, उसके मन में ये भी आशंका आती है कि अच्छा ये कोई कंपनी बन जाएगी और हम उस कंपनी से जुड़ जाएंगे, तो हम जब अपना उत्पाद बेचेंगे तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा? मतलब अगर ये कंपनी के थ्रू बेचा जाएगा और ये FPO के थ्रू बेचा जा रहा है, तो वो जो प्रॉफिट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा। बहुत ही ये गूढ़ विषय है, और इस विषय का जो है सो इसी जो संस्थागत स्ट्रक्चर है इसमें व्यवस्था की गई है। जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो किसान हैं वो उत्पादन कर लेते हैं, और उत्पादन से संबंधित उनको जितनी परेशानियां हैं उन सभी का इसमें समाधान रखा गया है कि उनको लो कॉस्ट पर सारे इनपुट मिल जाए। जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स का है, तो सारे जो एडवांस और प्रचलित इक्विपमेंट हैं किसान के बीच में उनके पास रहे और उनके रिसोर्सेज से क्रिएट किया हुआ हो। उसमें जो भारत सरकार का अंशदान है या भारत सरकार की मदद है वो तो उसमें समाहित है। अब किसान जो है सो उत्पादित तो कर ले रहा है, अब उसका जो है सो पैसे मिलने की जहाँ तक प्रश्न आता है, तो वहाँ पर चूंकि वो छोटे छोटे थे, आज आप छोटे छोटे ना होकर के एक विशाल रूप में आ गए, कंपनी के शेप में आ गए। तो अब उनका जो है सो जिस तरह से हम अभी ब्रह्मा जी जिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं कि ये भारत सरकार के नोडल एजेंसी हैं, और जैसे आप नफेड की भी बात करें तो इन्होंने फीफा बना दिया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन FPOs एंड एग्रीगेशंस। अब ये है कि एग्रीगेट के जितने FPO हैं उनका एक फेडरेशन बना दिया, और तब उनकी ब्रांडिंग हो गई। और एक ब्रांड, जिस तरह से आप अमूल ब्रांड का आप जो है सो बटर खाते हैं,
आप दूध पीते हैं, उनका जो है सो और सब तमाम बाई प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। सिमिलर जो है सो किसान का अपना प्रोडक्ट मार्केट में होगा और उसको जो है सो एग्रीगेट करके वो एक ह्यूज क्वांटिटी जो है किसान उत्पादित करेगा, उसका ब्रांडिंग करेगा और वैल्यू एडिशन करेगा और उसको अपने जगह पर ही फार्म से फॉर्क तक ये व्यवस्था इसमें की गई है कि ये जो है सो किसान अपनी जगह पर, जैसे बारामूला में अगर जम्मू कश्मीर में कोई आदमी कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको वहां से दिल्ली ना आना पड़े, तो दिल्ली ना आना पड़े, इसीलिए जो है सो वो वहीं पर बैठ करके जो है सो जो SFAC है या नफेड है, इस तरह की संस्थाएं हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक किसान मार्केट का एक स्ट्रक्चर और उस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है जिससे किसान को अपने फार्म पर ही जो है सो उसकी कीमत मिल जाए। अब स्टोरेज की भी चर्चा अभी इस बीच में चले गए, तो स्टोरेज करने से क्या होता है कि जो ही किसान हार्वेस्टिंग के समय अपने प्रोड्यूस को बेचता है तो इसको एक ऑप्टिमम प्राइस मिलता है, लेकिन जो ही स्टोरेज के थ्रू अगर उसको रिटेंशन कर लेता है तो उसमें 1 महीना 2 महीने और 3 महीने के बाद उसी उत्पाद को जब बेचता है तो उस पर 25% 30% और उससे भी ज्यादा कभी कभी उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इन सभी जो है सो फार्म से लेकर फॉर्क तक ये स्ट्रक्चरल सिस्टम इसमें डेवलप कर दिया गया है और जो SFAC है और नफेड है, नवाड है, NCCF है, ये इस दिशा में काफी किसानों की मदद कर रहे हैं। जी ब्रह्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से किसान संगठित हो जाएं और उन तक ये लाभ पहुंच सके। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि अभी हमारा किसान जो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ जिसे हम कहें, संगठित नहीं है और उसे क्या बोना है क्या नहीं बोना है ये भी देखते हैं कि हमारे बगल वाला किसान क्या बोला, चलो हम भी यही बोल लेते हैं, या फिर इस बार इस फसल का अच्छा भाव मिल गया, अगली बार फिर वही बोना शुरू कर दिया और उससे होता है कि हो सकता है अगली बार उस तरह का भाव ना मिले क्योंकि बाजार की जो नब्ज है वो नहीं समझ पाता। तो जो हम बात कर रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद, उसको किस तरीके से FPO के माध्यम से जोड़ा जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाए कि उसे पता है कि हमारे क्षेत्र की ये अहमियत है, हमारे क्षेत्र में ये चीज़ अगर हम पैदा करेंगे तो इसका ज़्यादा हमें भाव मिलेगा, दाम मिलेगा और ये उनकी एक पहचान भी हो जाती है। जी हाँ, आपने सही कहा है। पर इससे पहले मैं श्रीवास्तव जी का जो आंसर है उससे थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आपने पूछा था कि FPO से किसानों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा जब ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें ये समझना है कि जब भी FPO कोई बिजनेस करेगी, उनका उत्पादन का सामान आगे को बेचेगी या कभी दूसरे तरह का कोई काम टेकअप करेंगे, तो FPO में जो इनकम होंगे, वो जो इनकम FPO में आएगा वही इनकम का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से शेयर बांटा जाएगा किसानों को। किसान का जो शेयर है वो उनका जितना शेयर रहेगा, जितना पैसा उसमें कंपनी में वो शेयर करेंगे, चाहे 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 5000 रुपये हो, उनके समर्थ के मुताबिक जितना वो शेयर करेंगे उसी शेयर के हिसाब से उनको वो जो प्रॉफिट आएंगे वो FPO में अलग अलग जो भी बिजनेस करेंगे उसके माध्यम से जो भी प्रॉफिट आएंगे उसको शेयर को सालाना बेसिस पे उसको FPO के मेंबर्स को देने का प्रावधान रखा गया है। तो अगर इस तरह का बेनिफिट्स रेगुलर आता रहेगा, जितना मेंबर्स एक्टिवली काम करेंगे FPO में उसी तरह ही उतना ही प्रॉफिट FPO में होगा और उसी तरह से वो जो शेयर है वो किसानों में बटेगा। और ये जो बंटने का सिस्टम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO मिला के ये लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि कब वो शेयर को बांटना है ज़रूरत के मुताबिक। और दूसरी बात, आप मार्केटिंग लिंकेज की बात कर रहे हैं। अब मार्केटिंग लिंकेज जो है और किसान जो बोते हैं, एक्चुअली किसानों को मार्केट का नॉलेज नहीं होता है कि मार्केट में क्या चीज़ डिमांड है। तो इसीलिए हमने इस बार प्रोफेशनल एजेंसी को हमने रखा है। पहले हमारे पास जब FPO बनता था तो हम लोग 3 साल के लिए FPO को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली। उसके साथ हमारा रिसोर्स इंस्टीट्यूट बोल के ऑर्गेनाइजेशन होता था जो FPOs को बनाते थे। लेकिन इस 10,000 जो स्कीम अभी नया हमने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया है और जिसको हमने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब एग्रीकल्चर मंत्री और सेक्रेटरी संजय अग्रवाल और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर SFAC के नीलकमल दरबारी के नेतृत्व में हमने 10,000 स्कीम जो बनाया है। तो इसमें हमने प्रावधान रखा है
ये जो मार्केटिंग करने के जो सिस्टम है उसके लिए एफपीओ को चलाने के लिए हमने इसमें प्रावधान रखा गया है कि 5 साल तक जो सीबीबीओ जो भी आएंगे, पहले आरआई कहलाते थे लेकिन अभी जो है हम लोग सीबीबीओ कहते हैं उनको, प्रोफेशनल हेल्थ होल्डिंग एजेंसी होते हैं ये लोग। तो ये जो प्रोफेशनल हेल्थ होल्डिंग एजेंसी है, इनके साथ जब से ये रजिस्ट्रेशन होंगे तब से लेकर 5 साल तक इनके कदम से कदम तक मिलाकर चलेंगे और हर मोड़ पर इनको मदद करेंगे। ट्रेनिंग के मामला हो, कोई आपका सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाने का मामला हो, कोई कमोडिटी को चयन का मामला हो, कोई फसल को मार्केटिंग करने का मामला हो, मार्केटिंग लिंकेज करने का मामला हो, तो इनके साथ कदम से कदम रख के चलने के लिए हमने इनको 5 साल तक इनके एफपीओ के साथ बांधा है। जी। तो इसमें हमने इस प्रोग्राम में हमने 3 सालों के लिए भी एफपीओ को हम लोग लगभग 15 लाख रुपए हम लोग प्रावधान रखा है। जो सीईओ के सैलरी होगा, आपका उनके ऑफिस का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, इस तरह का प्रावधान हमने रखा हुआ है। और सीबीबीओ को भी हम लोग 5 साल के लिए रखा गया है। तो 15 लाख आप बता रहे हैं कि जो एफपीओ के संचालन के लिए दिया जाएगा, तो ये सरकार की तरफ से रहेगा? ये सरकार की तरफ से एक फाइनेंशियल मदद है, वन टाइम ग्रांट है सीबीबीओ एफपीओ को, ताकि इनका शुरुआत में तो इनका कोई बिजनेस ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, तो इनके पास जो पूंजी कहाँ से आएगा, इसीलिए सरकार ने प्रावधान बनाया है कि 3 साल तक इनको मदद किया जाएगा। जो सीईओ है उनका सैलरी देंगे, अकाउंटेंट का सैलरी है, साथ ही साथ में उनका ऑफिस फर्नीचर, बिजली के बिल, ऑफिस रेंट, तो इस तरह का प्रावधान हमने 3 साल तक रखा गया है। मुझे एक चीज़ और थोड़ा मैं एडिशन इसमें करना चाहूँगा कि ये जो मैकेनिज्म है, मंत्रालय, नोडल एजेंसी और सीबीबीओ, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। और अगर सीबीबीओ को कोई परेशानी होती है और उनके लेवल पर कोई परेशानी का सॉल्व नहीं होता है, तो नोडल एजेंसी जो हैं, ये एसएफएससी, नबार्ड, नफेड, ये इनको जो है सो हैंड होल्डिंग का काम करते हैं और उनको जो है सो सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो किसान को आत्मनिर्भर होना और उसकी आमदनी को दुगुना करना, ये 2 चीजें हैं। किसान आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि वो उनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि वो हर चीज के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के शेप में आ जाते हैं 3 से 5 साल के अंदर में। अब उनका इनकम दुगुना हो जाए, इसके लिए लॉन्ग टर्म टाई अप करते हैं, लॉन्ग टर्म टाई अप करके, और जो है सो इनका मार्केट लिंकेज का, जैसे अभी ब्रह्मा जी ने आपसे चर्चा किया कि मार्केट लिंकेज है, तो जो प्रोसेसर्स हैं, कोई बाई प्रोडक्ट है किसान का, कोई प्रोडक्ट है किसान का, उसको बाई प्रोडक्ट में प्रोसेसर्स उसको वैल्यू एडिशन करता है, या रिटेलर उसको कोई डायरेक्ट और लेता है, डायरेक्ट कंजम्पशन में अगर जाता है, तो ठीक इसी तरह से उसका लॉन्ग टर्म टाई अप एंड मार्केट लिंकेज को एस्टेब्लिश करने में जो है सो नोडल एजेंसी एज वेल एज जो है सो ये सीबीबीओ मदद करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों को शक्ति प्रदान करेंगे इस तरह के संगठन, किसान उत्पादक संगठन, और किस तरह की पूरी तैयारी है, किस तरह का ग्राउंड वर्क है, वो भी अभी जो हमारे साथ मेहमान हैं उनकी बातचीत से आप समझ सकते हैं। बस ज़रूरत यह है कि किसान भी आगे आएं और अपना रुझान दिखाएं। फिलहाल हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो और भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, यानी जैसे हम कह रहे हैं कि किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़े, किस तरीके से वो नई मशीनों का इस्तेमाल करें, और वैल्यू एडिशन यानी जो खाद्य प्रसंस्करण है, जो गांव के स्तर पर ही ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उनमें उनको कैसे एफपीओ से जोड़ा जा रहा है और कैसे किसानों को और आत्मनिर्भर बताया जा रहा है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे आप विचार विमर्श। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन से शक्ति की, और किस तरीके से ये शक्ति हमारे किसानों तक पहुंचेगी, इसके बारे में हमारे मेहमानों ने अभी विस्तार से बताया। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई भी कंपनी है वो तभी रन करेगी, तभी चलेगी, उसका संचालन तभी होगा जब वो
आर्थिक रूप से उसको मदद मिलेगी या फिर आर्थिक रूप से वो सक्षम होगी। तो ये जो एफपीओ जिन्हें हम दरअसल है ही कंपनी है, क्योंकि इनको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा, तो वो आर्थिक मदद कहाँ से, क्योंकि हमारे किसान तो इतने पैसे वाले हैं नहीं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो ये कंपनी किस तरीके से संचालित होगी? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग एफपीओ बनाते हैं, अभी जो जैसे 10,000 स्कीम हमने बनाया, इतिहास में पहली बार हमने 10,000 एफपीओ बनाने का स्कीम चलाया है, और जो 2020 से हमने शुरू किया है सरकार की तरफ से। तो इसमें पहले मैंने बताया था कि 3 साल के लिए प्रावधान रखा गया है कि 15 लाख रुपया जो है 18 लाख रुपया 15 नहीं सॉरी 18 लाख रुपया हम लोग देने का प्रावधान, पहले पुराने में हमारा 15 लाख था, अभी इस साल इस स्कीम से 18 लाख कर दिया है। 6 लाख पार एक साल में दिया जाएगा। तो इसका जो प्रावधान रखा गया है, सीईओ का सैलरी कहाँ से आएगा, ये यहीं से आएगा। सीईओ का सैलरी जो रखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद इनका जो अकाउंटेंट का जो रखेंगे, अकाउंटेंट करना जो अकाउंट मेंटेन करना है वो बहुत ही ज़रूरी है एफपीओ को। और उसी के साथ साथ उनका ऑफिस कहीं खोलना है, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट कहाँ से आएंगे, उनका बिजली का बिल कहाँ से आएंगे, उनका टेलीफोनिक चार्जेस कहाँ से आएंगे, इनका मूवमेंट चार्जेस कहाँ से आएंगे, अगर इस गाँव से उस गाँव में ट्रैवलिंग किया तो उसका चार्जेस वगैरह देखते हुए हमने इसको प्रावधान रखा है कि 3 साल तक इनको वन टाइम ग्रांट्स सरकार की तरफ से दिया जाए। और इसके उपरांत हमने ये प्रावधान रखा है कि इनका जो इक्विटी ग्रांट है, इक्विटी ग्रांट, मैचिंग ग्रांट, इनका जो शेयर, हर एक किसान जब मेंबर बनने के बाद जब इनको शेयर करेंगे, कोई 1000, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 10,000 रुपया देंगे, तो इसी हिसाब से उनका जो इक्विटी जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से सरकार ने रखा है कि उनका मैचिंग इक्विटी ग्रांट, कोई किसान अगर 1000 रुपया देंगे तो उनको हम लोग 1000 देंगे। लेकिन इसका जो पहले का पुराना के मुताबिक इक्विटी ग्रांट हम लोग को 1000 रुपया के हिसाब से हम लोग दिया करते थे एसएफएसी के अंडर में, लेकिन ये जो 10,000 स्कीम में हमने उसको 2000 का प्रावधान रखा है। यानी कि कोई किसान मेंबर अगर 2000 रुपया उनकी तरफ से उनको कंपनी में डालता है तो उसी को इक्वल अमाउंट 2000 रुपया सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से 750 मेंबर हो गया एक एफपीओ में, तो ये 15 लाख तक उनका मैक्सिमम इक्विटी कलेक्शन होगा, और हम लोग मैक्सिमम 15 लाख तक एक एफपीओ को दे सकते हैं। और ये जो 15 लाख जो आपका इक्विटी ग्रांट है वो हम लोग 2 ट्रांस में 2 बार या 3 बार हम लोग एक एफपीओ को दे सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। और इसके अलावा भी एक और है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, जब भी कोई लोन लेना चाहता है बैंकों से एफपीओ को, उनको लोन मिलता नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ अपना कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रहता, तो क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से रखा गया है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग 85% तक गारंटी देते हैं, लेकिन इस स्कीम के अंदर में अभी 2 करोड़ तक का प्रावधान रखा गया, जिसका हम लोग 75% यानी कि 1.5 करोड़ का गारंटी सरकार की तरफ से देने का प्रावधान रखा गया है। जी गौरव जी, अब क्योंकि बहुत सारी बातें अभी ब्रह्मा जी ने बताई हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी किस तरह का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। जो सबसे पहले आपने बताया कि मोबिलाइज करना एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है और पहली सीढ़ी भी वही है। तो जो बातें अभी हमने समझाएं कि कैसे किसान एक तरीके से वो शेयर होल्डर भी है उसी कंपनी में, और इसे तो एक तरीके से उसकी तरफ से निवेश की तरह भी देखा जा सकता है। तो किसानों का रुझान किस तरह से आप देख रहे हैं इसमें? जैसे मैंने बताया कि इसको अलग अलग चरणों में सरकार की तरफ से इसमें एक सपोर्ट सिस्टम की इन्होंने व्यवस्था की है। तो जैसे जैसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे हम लोग फार्मर्स की हेल्प लेते हैं, उनको मेंटर फार्मर्स बोलते हैं, दूसरे फार्मर को मोटिवेट करने के लिए इसी स्कीम के अंदर सरकार ने एक एक्सपोजर विजिट का एक प्रावधान रखा है। तो जो नया एफपीओ हम लोग संगठित करते हैं, तो उनको जो कामयाब एफपीओ है उनके यहाँ पे ले जाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से एफपीओ की संरचना होती है, किस प्रकार से बिजनेस रन किया जाता है। तो उस प्रकार से एक मोटिवेशन का जो उनको प्रोविज़न यहाँ पे रखते हैं मोटिवेशन प्रोवाइड कराने का, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। जी बिल्कुल। और अब मैं श्रीवास्तव जी, विपुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बीच में भी इसका जिक्र भी किया था, लेकिन हम उस पॉइंट पर आ नहीं पाए, जो हम बता रहे हैं कि एक ज़िला एक उत्पाद, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, और सरकार का ये भी मकसद है कि जो युवा हैं वो एक इसे बिजनेस मॉडल की तरह लें, कृषि को इसे स्वावलंबी बने। तो इन सब चीज़ों को कैसे और मोबिलाइज किया जा सकेगा और कैसे गति दी जा सकेगी एफपीओ के माध्यम से? ये एग्रीगेशन वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था कि अगर 500 किसान एफपीओ के साथ जुट रहे हैं, यानी उनका मेंबरशिप है, तो 500 हेक्टेयर या 1000 किसान है तो 1000 हेक्टेयर, तो उसमें किसान का जो है सो इनपुट और सब कुछ मिलने के बाद एक मानसिकता, क्योंकि सेम माइंड सेट पर ये 500 किसान या 700 किसान मोटिवेटेड होते हैं, तो एक तरह का उत्पाद करते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट को
भारत सरकार ने एक स्कीम के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया। अब अगर कोई नारंगी उत्पादन कर रहा है, कोई गेंदे का फूल उत्पादन कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है कि उसके लिए जो है सो लॉन्ग टर्म टाई अप और मार्केट लिंकेज में कोई परेशानी नहीं हो रही है। उसके परचेजर, प्रोसेसर्स, इंडस्ट्री वेल इन एडवांस उनसे जो है सो टाई अप कर ले रहे हैं और उनको आने वाला 4-5 साल तक जो है सो उनके इनकम जो है सो सुनिश्चित हो जा रहा है। तो ये जो है सो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है सो नोटिफाइड है। जी ब्रह्मा जी, बहुत कम शब्दों में आपसे समझना चाहूँगी, ये मेरे मन में भी सवाल आया कि देखिए बहुत सारी स्कीमें ऐसी, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हो, बीमा जो हमारे किसान फसलों का लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अलावा KCC, ये बहुत सारी जो एक एंटिटी, अलग एंटिटी समझ के, यानी किसान समझ करके ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनको किस तरीके से एक कंपनी जब ये बन जाएगी, FPO बन जाएगी, इनका क्या किसानों को वैसे ही लाभ मिलता रहेगा या फिर एक कोई अलग तरह का प्रावधान रहेगा? इसमें क्या है कि पहले जो स्कीम हम लोग चलाते थे सरकार के माध्यम से, तो एक छोटे किसान या बड़े किसान, एक इंडिविजुअल किसान के लिए ये स्कीम लागू किया जाता था। जब से FPO का कॉन्सेप्ट आया है, तब से हमने कहा कि जैसे प्रावधान एक किसान के लिए रखा गया, उसी तरह ही एक FPO को भी एक किसान के रूप में देखा जाए और उसी के माध्यम से जितना भी सरकार का स्कीम हो उसको लागू किया जाए। तो इस तरह हमने मंत्रालय को भी हमने अवगत कराया है। तो इसी तौर पे दूसरा मंत्रालय जो भी है अभी स्कीम कन्वर्जेंस की बात कर रही है कि जितना भी स्कीम से अभी FPO के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि एक ही FPO में जैसे कि 100 किसान, 200 किसान, 500 किसान होएगा, तो उनके माध्यम से अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो आसानी से ये किसान तक ये स्कीम पहुंचेंगे। जैसे कॉर्पोरेट स्कीम्स होती हैं आमतौर पर। जी। तो हमने अभी स्कीम्स कन्वर्जेंस की अभी बात हो रही है। FPO बनाने के बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्कीम को कन्वर्जेंस FPO के लिए, किसानों के लिए कैसे किया जाए। जी वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। विपुल जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने रहें। गौरव जी ने भी बताया कि ग्राउंड लेवल पर क्या होता है और जो हम कहते हैं कि एकता में शक्ति, जो किसान उत्पादक संगठन है उनकी आत्मा भी यही है कि एकता के साथ किसान आगे बढ़े, एक संगठन बनाए, कंपनी बनाए और उन तक ज्यादा लाभ पहुंच सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद जो हमारे किसानों के मन में किसान उत्पादक संगठन को लेकर कुछ आशंकाएं थी या फिर इसको समझ नहीं पा रहे थे, जरूर तस्वीर कुछ साफ हुई होगी और आप भी इसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और लाभ लेंगे, अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने जिले को और तरक्की की राह पर ले जाएंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े, जहां पर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं। पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर है। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करेंगे। होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।